हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। सो फॉरगिवनेस ट्विन फ्लेम जर्नी के इनर वर्क का और अगेन ह्यूमन लाइफ के भी जो ह्यूमन लाइफ की जर्नी है उसका भी ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इंसान माफ़ नहीं कर पाता है। और अब इसमें 3 कैटेगरीज मैंने आपसे शेयर करी हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं जिसमें आपको लोगों को माफ़ करना होता है। तो आज के इस वीडियो में जो मैंने एक प्रोसेस छोटा सा फॉलो किया था उन लोगों को माफ़ करने के लिए जहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने किसी का कोई डैमेज नहीं किया था, मैंने किसी को हर्ट नहीं किया था, लेकिन हाँ उन लोगों ने मुझे मौत के मुंह में कई बार ढकेला था। तो ये वो लोग हैं जिन्हें माफ़ करने के लिए डिवाइन ने मुझे बोला था। क्यों? इसलिए नहीं कि उनको एक्चुअली में माफ़ करना था, कि मुझे उन्हें पनिश नहीं करना था, वो तो मेरे पास में ऑप्शन ही नहीं था ना। वो तो मैं कमिटमेंट दे चुकी थी डिवाइन को जर्नी पे जाने से पहले, तो पनिशमेंट तो होनी थी। लेकिन अभी ये जो टाइम था जो मैं इनर वर्क कर रही थी, तो एनर्जेटिक सिस्टम से इन लोगों को रिलीज करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रोल था जो मुझे कंप्लीट करना था। अच्छा, अब एक कैटेगरी और भी आती है जिसमें आपकी गलती है, आपकी वजह से आपने किसी को इंटेंशनली हर्ट किया है, या फिर अनइंटेंशनली भी कई बार हम लोगों को हर्ट कर देते हैं। तो उसका ना एक अलग प्रोसेस है आपको जो फॉलो करना पड़ेगा। मेरी लाइफ में जो मुझे याद था, वहाँ पर मैंने सिर्फ 2 लोगों को हर्ट किया था और वो भी अनइंटेंशनली किया था। तो वो उस पर जो मैं सेपरेट वीडियो शेयर करूंगी उसमें मैं सीधे प्रोसेस शेयर करूंगी, तो वो मैं बता देती हूँ कि कैसे मैंने 2 लोगों को अनइंटेंशनली हर्ट किया था। एक तो मैस्कुलिन था जो यूएस से आया हुआ था, मेरे साथ काम कर रहा था, एंड ये बड़ा जेंटलमैन जिसको बोलते हैं ना, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन टाइप की पर्सनैलिटी। तो मैं सरप्राइज थी कि मुझे आज तक मुझे नहीं आता कि मैंने कोई इंडियन मैस्कुलिन भी इस तरह का देखा हो, कि मतलब इन एंड आउट, जिसको डीएम पर्सनैलिटी कहते हैं ना, संस्कारी, स्पिरिचुअलिस्ट एंड मतलब एवरीथिंग। और उसकी मैनर्स, तो येस आई वॉज इम्प्रेस्ड। एंड ये बड़ा अमेजिंग लड़का था, मेरे अंडर काम करता था और एज ट्रेनी आया हुआ था जिसको कहते हैं ना। तो कई बार क्या होता था ना, ऑफिस से जब मुझे बहुत लेट हो जाता था ना, घर जाने में काम बहुत करना होता था। ये उस टाइम की बात है जब मैं कई बार 15-15, 16-16 घंटे भी काम कर रही थी, मेरे ट्रैवलिंग बहुत होता था आउट ऑफ स्टेशन। तो ये साथ में ही मेरी कैब में जाता था और कई सीनियर्स होते थे। तो ये क्या करता था कि मेरे लिए गेट भी खोलता था गाड़ी का, और जब मुझे मतलब उतरना है, बाहर निकलना है, या फिर बैठना है, तो ये ऑटोमेटिकली गेट खोलता। तो मुझे बड़ी शर्म सी भी आती थी, बट मैंने ठीक है क्या बोला जाए। और एक बार तो क्या हुआ, इसका भाई भी था, तो आई थिंक कुछ तो सीन था कि उसने बोला कि तू खोल दे, शायद इसको कुछ बॉडी इशू हो रखा था। तो ये रुकता नहीं था और मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो मैंने देखा कि इसमें कितने मैनर्स हैं, एंड ये ऐसा नहीं था जैसा कि बाकी लड़के होते ना, इम्प्रेस करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़ कर रहे होते, तो ये उनमें से बिल्कुल भी नहीं था। सो जिसे प्योर सोल कहते हैं, प्योर हार्ट, लाइक अच्छी इंटेंशन। तो एक बहुत अमेजिंग मैस्कुलिन था। येस, डिवाइन मैस्कुलिन पर्सनालिटी ही था, बट डिवाइन मैस्कुलिन नहीं था। फ़र्क होता है थोड़ा सा ना डिवाइन मैस्कुलिन में और बाकी जो अच्छे लड़के होते हैं उनमें भी। तो अब होता क्या है कि ये उस टाइम की बात है जब मुझे 2 बैक टू बैक किडनी स्टोन्स होते हैं और मेरे हाथ में ना वो ड्रिप लगी हुई थी, जो निडल लगती है ना, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसे। तो वो हाथ में लगी हुई थी और मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा था, और मुझे रोज़ सारे काम करने होते थे, वो लगी हुई, और कपड़े खुद से चेंज करने हैं, खाना बनाना है, सब कुछ करना होता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट था, वो निडल ना टूटने का डर होता था, बट स्टिल मैं कर रही थी, क्योंकि मेरा जो ओनर था ऑफिस का वो यूएस बैठा हुआ था, तो मुझे छुट्टी नहीं मिलती है। उस टाइम पर मुझे डॉक्टर ने एडमिट होने के लिए बोला था, तो उसने मना कर दिया कि आप एडमिट मत हो, मेरे डायरेक्टर ने, कि एडमिट नहीं हो सकते, ऑफिस में काम नहीं होगा नहीं तो। इतना वो ढीठ इंसान था और मैंने भी इस बात को मान लिया, तो फिर मैंने छुट्टी नहीं ली। तो मैं मॉर्निंग और इवनिंग में जाती थी, वो जो ग्लूकोज चढ़ता है ना, वो जाकर 1-2 घंटे में जितना टाइम डॉक्टर को लगता था वो मैं करवा के तब मैं अपना ऑफिस जाती थी। तो ऐसे मैंने उन 3 दिनों को मैनेज किया था। तो अब क्या था, ये जो किडनी स्टोन जब वो रिमूव होता है ना, तो उसकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन हो गया था उस टाइम पे, और वो ज़्यादा हो गया था। रियलाइज़ नहीं हो क्यों, क्योंकि मैंने किडनी स्टोन को होम रेमेडी से रिमूव किया और वो 3 दिन के अंदर रिमूव हो गया था। तो मुझे भी नहीं पता था कि 3 दिन के अंदर रिमूव हो जाएगा। 5 और 6 mm की वो किडनी स्टोन था उस टाइम पे। तो अब 1 महीने के अंदर अंदर क्या होता है, जब मैंने रियलाइज़ नहीं किया है कि 3 दिन के अंदर वो निकल गया है, और वो करते करते वहाँ पर जो स्पेस बन जाता है, फिर वो इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से काफ़ी इश्यूज़ बढ़ गए थे। तो इस वजह से ये 3 दिन की सिचुएशन आती है जहाँ पर डॉक्टर मुझे एडमिट होने के लिए बोलता है। जब मैं नहीं होती तो मुझे बैक टू बैक इंजेक्शंस लग रहे थे और वो ग्लूकोज चढ़ रहा था। तो मुझे ना वो पेन याद था कि मैंने क्या गो थ्रू करा था किडनी स्टोन की वजह से।
तो ये तब की बात है जब मुझे पता चलता है कि इसको भी किडनी स्टोन है। ये ऑल ऑफ अ सडन की बात है, मैं अभी तक ठीक हो चुकी थी। तो मैंने ये रियलाइज़ किया था कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेते हो ना, पानी पीते रहते हो, अगर किडनी स्टोन होता है तो आपको बहुत हेल्प होती है। लेकिन अगर थोड़ा भी पानी की कमी होगी ना, फिर वो पेन आपको दोबारा से शुरू हो जाएगा, फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। मुझे तो मतलब जो भी चाहे मेडिसिन दी गई थी, या फिर जैसे अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है ना, तो डॉक्टर एक मेडिसिन देता है जिसको खा के नींद ही आती है, और सबको लगता है कि भाई पेन खत्म हो गया है, जबकि ऐसा होता नहीं था। तो ये तब की सिचुएशन, तो मुझे याद था, तो मुझे ये अगर पानी पीता रहेगा ना तो जल्दी निकल भी जाएगी किडनी स्टोन और इसको हेल्प रहेगी। तो मैं इसको हर 1 घंटे में 1 बॉटल पानी की फोर्सफुली बोलती तो इसको पीता रहे। मैं घूमती रहती थी अपने फ्लोर पे, जो कैबिन में ज़्यादा टाइम बैठना नहीं होता था। तो अब इस बात में क्या होता है कि समहाउ कि मैंने इसको कई बार बोला कि नहीं, ये पानी की बोतल फिनिश होनी चाहिए, मतलब ठीक है, समहाउ आई कमांडेड, जैसे ही वॉज अ छोटा बच्चा फॉर मी। मैंने नहीं रियलाइज़ किया, ठीक है, मेरे अंदर कुछ था नहीं उस इंसान के लिए, लेकिन ऐसी जस्ट आउट ऑफ अ कंसर्न कि हाँ मैंने इस पेन को गो थ्रू किया था, तो ये नहीं गो थ्रू करे। और ये यहाँ पर दूसरी कंट्री से आया हुआ था, दूसरे लोगों के साथ में रह रहा था। तो एक दिन ना वो मुझे बोलता है, यू बिहेव लाइक माई मदर, यू ट्रीट मी लाइक माई मदर, अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तू पानी पीता रहे बस, और कुछ मत कर। एंड अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी था क्योंकि ये मेरे साथ ट्रैवल भी करता था ना, मुझे बहुत सारे काम करने होते थे। जब आउट ऑफ सिटी जाकर ऑफिस का सारा वर्क होता तो हम कई ग्रुप होता था जो पूरा ट्रैवल करता था, इसमें ये बिजनेस मीटिंग्स वगैरह होती थी, और सारी चीज़ों को मैं हेड कर रही थी। तो मुझे कहता है ये एक भी स्टाफ अगर मेरा जाएगा तो मुझे दिक्कत होगी। तो ये भी एक आई थिंक रीज़न रहा होगा कि मैंने, नहीं तो पानी पीता रहे, तुझे पेन भी नहीं होगा, बाकी सब चीज़ें भी हो जाएंगी। तो इसने वो बात मुझे बोली थी कि यू बिहेव लाइक माई मदर, यू ट्रीट मी लाइक अ लिटिल बेबी, लाइक पानी पीना है हर टाइम पे। अच्छा, अब क्या होता है कि इसका जब इसे बहुत ज़्यादा इश्यूज होने लगते हैं ना, तो अब ये जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है ऑल ऑफ अ सडन, जैसा कि इसको मल्टीपल स्टोन्स थे और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, एक ऑपरेशन इसका ऑलरेडी हो चुका था, बेड पे था ये। तो ये कहता है नहीं, मैं अभी जाऊंगा अपनी कंट्री वापस, वहाँ जाकर मैं ट्रीटमेंट कराऊंगा क्योंकि ये इश्यूज ज़्यादा है और यहाँ पर मेरे पास ना वीज़ा का भी कम टाइम बचा हुआ है। तो मैंने इसको ये बोला, मैंने तू अकेले कैसे जाएगा अभी, एक तो तेरा अभी ऑपरेशन हुआ है और पेन में है और अभी भी स्टोन है और पेन उठेगा तो क्या करेगा, और इतनी लंबी फ्लाइट होती है यूएस की। तो और वहाँ पर भी तो अकेले ही रहता है यूएस में, पेरेंट्स के साथ में नहीं रहता है, पेरेंट्स इसके कनाडा रहते थे। और तो मैंने कौन ध्यान रखेगा तेरा। तो बड़ा गुस्से में, जैसे छोटा बच्चा नहीं बोलता अंदर से कि मैं अपना ध्यान रखूँगा, बोला इंग्लिश में ही, ज़्यादा हिंदी नहीं आती थी उसे। तो वहाँ पे मैं देखती हूँ कि मैंने इसके मदर वुंड को टच कर दिया, कि मुझसे अनइंटेंशनली ये गलती हुई है और मुझे ना बाद में बुरा लगता है इस चीज़ का। तो इसके ना मदर वुंड्स थे, चाहे जो मर्जी रहे हो, मुझे कुछ तो समझ में आया था, वो मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। तो अब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने अनइंटेंशनली इसके मदर वुंड्स को टच कर दिया। एंड ठीक है, जो भी था, बट ये गलती मुझसे हुई थी और उस पेन को मैंने देखा। ही वॉज हैप्पी द वे आई वॉज केयरिंग फॉर हिम, और मैंने क्या ही केयर करी थी, पानी तो पीने के लिए बोला था। तो यहाँ पे मैं रियलाइज़ करती हूँ कि मेरे एंड से गलती थी, बट ये अनइंटेंशनली थी। और अब इसकी आंखों में बहुत सारी चीज़ें थी जो ये बोलना चाह रहा था, बट वो बोलता नहीं है। ही वॉज सच एन इमोशनल बीइंग, एंड मुझे था कि ना ही बोले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरी एज का है और ये चीज़ें फिर अब ठीक नहीं है। तो हमारी ना वो आखिरी बात थी जब वो गुस्से में बोलता ना कि आई माई सेल्फ विल टेक केयर ऑफ मी एंड आई डोंट नीड एनीबडी इन माई लाइफ। तो वो एक अलग गुस्सा था उसका अंदर से, जैसे कहते हैं ना कि बच्चा है जो अभी रो पड़ेगा, कुछ था अंदर जो वो नहीं बोल पा रहा था। तो मुझे पता है कि मैं इंटेंशनली कभी किसी को हर्ट नहीं करती हूँ, और ये भी बहुत अनइंटेंशनली था, किसी के मदर वुंड को मैंने टच किया। एंड अब ये बहुत लंबे टाइम की बात है, तो कुछ हो नहीं सकता था कि मैं कुछ और गाइड कर दी, बट ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ। तो मैंने इस चीज़ के लिए भी मुझे गाइडेड था, तो मैंने बाद में एक प्रोसेस फॉलो करा है कि मेरे एंड से ये गलती थी, तो मुझे इसके लिए सोल लेवल पर इसे अपॉलॉजी करनी चाहिए। तो जब जहाँ पर, अब देखो यहाँ पर भी ना सिचुएशन होती है कि आपने किसी को हर्ट किया और अब आप उसे अपॉलॉजी करना चाहते हो फेस टू फेस। इसमें ना 2 सिचुएशन होती है। अगर अब इसमें चांसेस है कि अगर आप एक ऐसे इंसान को जाके अपॉलॉजी कर रहे हो जो वाकई ईगोइस्टिक है और वो रिवेंज लेने की कोशिश करेगा आपसे, चाहे मैस्कुलिन है चाहे फेमिनिन है, तो इस केस में ना आपको दूर रहना चाहिए, आपको सिर्फ सोल लेवल पर ही अपॉलॉजी करनी चाहिए। तो मेरे साथ तो कभी इशू रहा ही नहीं है, अगर मेरे एंड से गलती रही होगी और मैंने अपॉलॉजी नहीं करी होगी खुद से, वो भी फेस टू फेस, तो ऐसा कभी सिचुएशन हुई नहीं है। तो अब
क्योंकि मुझे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मुझे पता है कि सामने वाला इस तरह का इंसान है जो ईगोइस्टिक है, और अगर मेरी गलती रही है, मुझे सॉरी बोलना चाहिए, तो फिर वहाँ पर मैं सोल लेवल पर अपॉलॉजी करूँगी, मैं ऐसे सामने ऐसे सॉरी नहीं बोलूँगी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आपसे अगर कहीं पर गलती हुई है तो आप उसको सोल लेवल पर फॉरगिव करो, फेस टू फेस आप उससे मत करो। क्यों? क्योंकि कल को आप उससे अभी अपॉलॉजी करते हो, वो इंसान आपसे प्यार से बात करेगा और फिर वो बैक स्टैप करे, पोलाइटनेस की आड़ में, फिर वो आपको ज़्यादा हर्ट करेगा। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप इस जो फॉरगिवनेस है उसको हार्ट लेवल, सोल लेवल पर ही प्रैक्टिस करो। तो एक गलती मुझसे और हुई थी, जो अवेकनिंग से कुछ 2-3 महीने पहले का टाइम था, कि जब वो मेरी फ्रेंड के इंसिडेंट की वजह से मैं एक्सट्रीम एंगर में थी। तो मेरा वो जो स्टेट था ना, स्टेट ऑफ माइंड, और जो उस टाइम पे जो भी सिचुएशन थी वो बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल ही थी। एंड तो ये एक पर्सन है जिन्हें मैं भैया बुलाती हूँ, मुझसे बड़े हैं काफ़ी, और स्कूल डेज से मैंने जानती हूँ। तो इनसे थोड़ी बहुत ऐसी बात होरी थी। एंड ये बहुत पोलाइट है, नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर। तो ये ऐसे हैं जिनके सामने मेरा सर झुकता है रिस्पेक्ट में, और बहुत पोलाइट है, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा पोलाइट, और जेन्युइनली अच्छे इंसान है। तो अब ये वही वाला सिचुएशन कुछ तो डिस्कस हो रहा था, एंड कुछ इन्होंने बड़ा इसको ना लाइटली वे में बोला, इग्नोर करने के लिए, जो मेरी फ्रेंड वाला इंसिडेंट था। तो मैं वहाँ पे इनसे रूड हो जाती हूँ। तो उन्होंने शायद ना यही बोला कि वो तुम्हारी कोई इमीडिएट रिलेटिव तो थी नहीं, जो जिस फ्रेंड का मर्डर हुआ था। एंड तो जिस हिसाब से उन्होंने बोला ना कि तुम्हारी कोई अपनी थोड़ी ना थी, कोई सगी थोड़ी ना थी जो तुम इतना परेशान हो रही हो, तो इनकी ना सिस्टर है। तो मैंने कहा अभी यही आपकी सिस्टर के साथ में हुआ होता ना तो आपको समझ में आता। तो पता नहीं मैं सही थी, मैं गलत थी, लेकिन मैंने रूड होकर उन्हें ये बात बोली। तो अब इन्हें ना ये बात हर्ट हो जाती है कि मैंने इनकी सिस्टर के लिए बोला। तो मैंने, आप ऐसे कैजुअली थोड़ी ना बोल सकते हो। तो अब क्या होता है कि ठीक है, जो भी हुआ, तो वहाँ पर फिर हम डिस्कनेक्ट होते हैं। और आई थिंक 1-2 महीने के बाद की बात है, जब मेरी अवेकनिंग हो जाती है। कुछ दिन पहले की बात रही होगी, जब अवेकनिंग से पहले जब इनसे ये बिहेवियर मेरा होता है। अब अवेकनिंग के बाद का मेरा टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टफ था, इतनी सारी पावर्स एक्टिवेट हो गई थी, बड़ी सारी अजीबोगरीब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। तो मैं थी ही नहीं इस सिचुएशन में मैं किसी से बात कर सकूं, गुस्सा अभी भी बहुत बड़ा हुआ था। तो मेरा एक और कज़न है जो मुझे बार बार कॉल कर रहा था, जो इनको जानता है, जिस मर्जी रीज़न से वो मुझे कॉल कर रहा हो। तो मैंने ना कॉल नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि मैं इतना समझती हूँ कि अभी मेरी सिचुएशन नहीं थी किसी से भी बात करने की, और यही एक टाइम और था किसी एक रिलेटिव को मैंने बहुत सुना दिया था, जिसका कॉल आया किसी हेल्प के लिए। तो सिचुएशन मेरी टफ थी। तो मुझे ना एक चीज़ समझ में आती है कि मैं अगर अभी किसी से भी बात करूँगी ना तो मैं गुस्से में हूँ, और ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि जो गुस्सा है वो उतर रहा है लोगों पे ना, ऐसा कभी होता नहीं था। तो मैं तो अपने ही कंट्रोल में नहीं थी, मैंने ये चीज़ देखा है। तो मैं क्या करती हूँ, फिर वहाँ से ना मैं डिस्कनेक्ट होती कि मुझे ना अभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं इंटेंशनली तो कर नहीं रही हूँ, ऐसे मैंने पहले कभी नहीं करा है। तो अब 3 साल बीत जाते हैं, और मुझे पता था कि मेरे एंड से ये गलती थी कि मैंने इन्हें हर्ट किया था, चाहे इंटेंशनली करा गुस्से में, चाहे अनइंटेंशनली करा। जबकि मैं गुस्से में भी कभी किसी को इंटेंशनली हर्ट नहीं करती थी। इस बात को मैंने हमेशा से मेंटेन करा है, फिर चाहे जो मर्जी सिचुएशन रही हो। लेकिन पहली बार ऐसी ये सिचुएशन हो जाती है। तो अब मुझे पता था कि ये एक सॉर्ट ऑफ चाहे काम कह लो या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, जो मेरे एंड से कंप्लीट होनी है। तो वो जो मेरा अपना कज़न था ना, जो इन्हें जानता था, जो मुझे कॉल कर रहा था, वो भी इन्हीं की कैटेगरी का, बहुत देवता टाइप प्राणी, जिसको कहते हैं ना कि पोलाइट कैरेक्टर, अच्छे कैरेक्टर का इंसान। तो ये अच्छे लोग हैं ना। तो मुझे था अगर मैंने इनका कॉल उठाया तो मैं इनको भी अब सुना दूंगी और कुछ नहीं, और ये हो जाएंगे रिश्ते ख़राब। और मेरे लिए वो बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है। तो मैंने 3 साल तक उनसे बात नहीं करी। उनका बीच में 1-2 बार कॉल आया, मैंने कॉल ही नहीं उठाया, मैंने मैसेजेस ही आंसर नहीं करे 3 साल तक। तो जब मेरा इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है, और इस बीच में मेरी डिवाइन से कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि मुझे कनेक्ट करना है, जो कोई रीज़न था इस कज़न से कनेक्ट करने का, तो डिवाइन ने मना किया था। तो मैं 3 साल का गैप लेती हूँ। तो जब मेरा इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है तब मैं खुद से उस कज़न से कनेक्ट करती हूँ। ओके, अब उनसे बात होती है, उनको मैंने थोड़ी थोड़ी सिचुएशन बता दी कि ऐसे ऐसे हुआ था और ऐसे ऐसे मैंने इन्हें बोला है, और ये ऐसे ऐसे गुस्सा हो गए। और अगर आपसे मेरी बात होती तो आई एम श्योर कि मैं आपके साथ भी शायद सेम बिहेवियर करती, जो कि मेरी आउट ऑफ कंट्रोल थी चीज़ें। तो उसके लिए मैं अपॉलॉजी करती हूँ अपने एंड से कि मैंने आपका कॉल नहीं उठाया, मैंने आपके मैसेजेस रिप्लाई नहीं करे, मेरे पास मेरी जेन्युइन सिचुएशन थी। तो फिर मैं नंबर जैसे कि चेंज कर देती थी अपना हर साल ना। एंड तो जैसे जैसे मैं क्लियरिंग कर रही थी, तो नंबर तो मैं हर साल वैसे भी चेंज करती थी। तो फिर मैं इसी कज़न से ना उनका नंबर लेती हूँ, दूसरे वाले भैया का, जिनके साथ मैं रूड हो गई थी। तो अब मैं इनको अपॉलॉजी करती हूँ, मैंने बोला कि ऐसी सिचुएशन हो गई। तो इनका क्या था, ही वॉज नॉट रेडी टू फॉरगिव, कि नहीं। तो मैंने कहा देखो, पहली बात तो मैं झुकती नहीं है, क्योंकि मेरी गलती नहीं होती है। यहाँ पर मेरी गलती थी, चाहे सिचुएशन की वजह से थी, मैं स्टिल अपॉलॉजी कर रही हूँ। तो मैंने अपने एंड से उन्हें अपॉलॉजी करी। बट ये ऐसे इंसान थे कि नहीं का मतलब नहीं होता है कि मैं तो माफ़ नहीं करूँगा।
डायरेक्टली उन्होंने नहीं बोला, बट वो बिहेवियर मुझे समझ में आ रहा था। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, मुझे मेरे एंड से काम करना था। और अगर आप ये सोचो कि मैं आपके हाथ जोड़ूंगी या फिर पैर पकड़ूंगी, तो आई एम नॉट अ चेजर, यू नो। मैंने अपनी गलती रियलाइज़ करी है, मैंने आपको अपॉलॉजी कर दिया, वो बहुत है ना। तो इनका ये था कि ये ऐसे ही हैं, तो समहाउ मे बी ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं इन्हें बार बार अपॉलॉजी करूँगी, मनाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसे नहीं होता, ये तो मैं हूँ ही नहीं ना। आप मुझसे बड़े हैं, चाहे आप मुझसे छोटे होते, तब भी मैं ये बिहेवियर नहीं करती। तो मैंने उन्हें अपॉलॉजी करी और मैंने उन्हें बोला कि अपॉलॉजी क्यों होती है। अपॉलॉजी दूसरे इंसान के लिए नहीं होती है, खुद को हील करने के लिए होती है। तो जब वो इस बात को सुनते हैं तब वो मुझसे बात करना शुरू करते हैं। थोड़ी बहुत बात होती है, बट देन आई वाज स्टिल इन दिस एक्सेप्टेंस कि मैं इनसे ज़्यादा बात नहीं करूँगी। ये एक न्यू लर्निंग थी मेरे लिए, जहाँ पर जेन्युइनली मेरी गलती नहीं थी। यू नो, जिस हिसाब से आपने उस लड़की के लिए बोला है जिसका मर्डर हो जाता है कि वो आपकी सगी नहीं थी, तो आपको इतना परेशान नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा आप होंगे, आप लेते होंगे रिश्तों को इस तरह से, मैं नहीं लेती हूँ ना, मेरे लिए रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं। तो बट मैं इस एक्सेप्टेंस में थी कि नहीं, मैं इस इंसान से ज़्यादा बात नहीं करूँगी। तो मैंने अपनी एंड से अपॉलॉजी करी है। अभी वो भी ठीक था, नॉर्मली बात कर रहे थे, बट ये था कि नहीं, मैं इस कनेक्शन को ख़त्म करूँगी। क्यों? क्योंकि ये इस तरह के कनेक्शंस ना सरदर्द होते हैं। चाहे आपसे ऐसे लोग छोटे हों या फिर बड़े हों, जो इंसान पता है कि आप गलत थे, मेरी गलती नहीं थी, और मैं तो पीपल प्लीजर हुई ही नहीं, है ना। मेरी गलती होगी या नहीं होगी, मैं आपको चेस करूँगी, ये तो कभी नहीं होगा। तो ये सिचुएशंस होती हैं जो आपको समझना होता है। तो मैंने अपने एंड पे अपॉलॉजी करी है, सोल लेवल पर भी करी है, और इस इंसान से मैंने डायरेक्टली भी अपॉलॉजी करी है। बट देन आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पर क्या बिहेवियर देखने को मिलता है। ही वाज समहाउ एक्सपेक्टिंग कि मैं बार बार इन्हें चेस करूँगी, बार बार अपॉलॉजी करूँगी। तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं होने वाला था। तो इसलिए क्या होता है ना कि पहली बात तो आपको अपने एंड से गलती नहीं करनी चाहिए। और मेरी लाइफ में ये 2 गलतियां ऐसी थी जो मैंने जानबूझकर नहीं करी थी। मेरे लिए रिश्तों की बहुत इंपॉर्टेंस है, और मैं अपनी लाइफ को भी कई बार रिस्क में डाल देती थी लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए, अगर मैंने किसी को अपना बोला है तो। इसलिए हो सकता है कि आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी हो यहाँ पे मेरे चैनल पे। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स या फिर आप लोग मेरी फैमिली हैं। मैं इन शब्दों का कभी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर मैं ऐसा बोलती हूँ तो इसका मतलब मैं उस इंसान के लिए मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा, अवेलेबल होना पड़ेगा। तो मेरे लिए वैल्यू है और रहेगी, चाहे जो मर्जी रिश्ता हो। तो कभी नहीं सुनेंगे आपकी मेरी सोल फैमिली और आपका ही आपकी फैमिली और आप मेरे फ्रेंड्स हैं। मैंने कभी नहीं बोला इन शब्दों का ना, क्योंकि मेरे लिए इनकी वैल्यू है। ये सिर्फ कोई तमाशा नहीं है कि बस बोल दिया किसी को खुश करने के लिए। और पीपल प्लीजर मैं हूँ नहीं, तो मैं आपको हमेशा डायरेक्ट रिप्लाईज ही करती हूँ। कई बार क्या होता है, कई फीमेल्स ऐसी भी होती थी जो बड़े इमोशनल ड्रामा करती हैं, मतलब लूजर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, वो कोई ट्विन फ्लेम नहीं है। बट देन उन्हें लगता है कि इमोशनल ड्रामा करेंगे तो आई विल बी इन्वेस्टिंग माई एनर्जीज, तो जब नहीं होगा तो मेरे ना वहाँ पर भी डायरेक्ट रिप्लाईज ही होते हैं। वो एक्सपेक्ट करती हैं, जैसे बाकी लोग बोलते हैं ओहो आप तो सोल फैमिली हैं और आप ये हैं वो हैं, आप तो फ्रेंड्स की तरह। नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ जो मुझे डिवाइनली गाइडेड है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और आप ऐसे में भी अगर बोल देते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है। बट मेरे लिए क्या है, अगर मैंने किसी को अपना बोला है तो मुझे पता है फिर मुझे उस इंसान के लिए अवेलेबल होना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोच समझ के करती हूँ कि ऐसा काम ही नहीं करना जहाँ पर मुझे पहले कुछ बोलना पड़े और मुझे फिर बैकआउट करना पड़े। ऑब्वियस ही बात है, अगर सामने वाला गलत है तो मैं बैकआउट डेफिनेटली करूँगी। बट अब क्या है, बहुत सारे लेसन सीख लिए हैं, जो गलतियाँ पहले करी हैं उनको करेक्ट कर लिया, तो उसको रिपीट ना करूँ मैं। आज का जो मेन टॉपिक है कि जब मुझे उन लोगों को माफ़ करना था जहाँ पर मेरी गलती नहीं थी, तो मैंने क्या करा है कि मैं अपना अगेन जो छत होती है, रूफ़ होती है, वहाँ पर जाती हूँ। इवनिंग का टाइम था और खुले आसमान के नीचे घुटनों पे बैठी थी मैं, और मैंने दिल से उस इंसान को माफ़ किया है कि चाहे जो मर्ज़ी आपने मेरे साथ करा, मैं आपको माफ़ करती हूँ। तो यही आपको फॉलो करना है। आप खुले आसमान के नीचे, आप क्या होता है, ये जो फादर स्काई है ये हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट है मदर अर्थ के, तो वहाँ पर आप बैठे हो छत पे, और चाहे आप बैल्कनी में हो जाओ जहाँ पर खुला आसमान है, घुटनों पर बैठो और आंखें बंद करो और दिल से उस इंसान को माफ़ करो जिसने आपके साथ गलत किया। इसके बाद क्या होता है, आपको जब लगे ना अब आपके दिल से बर्डन हट चुका है, अगर आप किसी एनर्जी को होल्ड करके बैठे हो जिसने आपके साथ गलत करा है, तो आपको टाइम गुस्सा आएगा, बर्डन फील होगा। और जब आप किसी को एक्चुअली में जेन्युइनली माफ़ कर देते हो तो वो बर्डन रिलीज हो जाता है, और यही साइन है कि आप उस इंसान को माफ़ कर चुके हैं। अब इन लोगों में ना, मेरी लाइफ में 2 लोग उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। एक जिनको मैं कट ऑफ कर चुकी थी, इनका एक्सेस नहीं है, लेकिन ऐसे भी इंसान थे जिनका कट ऑफ होना अभी पॉसिबल नहीं था मेरी लाइफ से, जो कि आपके नोन लोग हो जाते हैं। तो अब ये ऐसे लोग थे कि ये जब तक धरती पर रहेंगे तब तक ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे।
तो इनमें वो लोग थे जो हमेशा ब्लैक मैजिक के थ्रू लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते रहे, जिन्होंने लाइफ को एंड करने की भी कोशिश करी। तो ये वही लोग थे। तो मुझे पता था ये कभी नहीं सुधरेंगे और गलत इंसान कभी नहीं सुधरता, ये तो बहुत पहले से ही पता था। तो ये हमेशा बैक टू बैक चीज़ें ट्राई करते रहेंगे। तो मैंने क्या करा, इन्हें अपने दिल से माफ़ करा है। दिल से माफ़ करना, सोल से माफ़ करना एक ही बात है, कोई अलग चीज़ नहीं होती, कोई अलग टेक्निक नहीं होती है। तो दिल से जब आप किसी को माफ़ करते हो तो आपके दिल से जो बोझ होता है वो उतर जाता है, आपको लाइट एनर्जीज फील होनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ से क्या होता है, आपने उस एनर्जी को रिलीज कर दिया है। लेकिन मुझे पता था ना कि ये इंसान और किस किस तरीके से मेरी लाइफ में इश्यूज क्रिएट करते हैं। तो मुझसे मेरी इन्फॉर्मेशन लेना, फिर उस पर बैक स्टैप करना, और तो वो इन्फॉर्मेशन देनी बंद कर दी। इन्हें किसी भी तरह का हेल्प, सपोर्ट, गाइडेंस देना बंद कर दिया। इनके लिए किसी भी तरह का स्टैंड लेना बंद कर दिया। इनके कर्मफल के रास्ते आना बंद कर दिया। इनके किसी भी तरह के ड्रामे जो होते थे, लड़ाई झगड़े, उसमें पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। जबकि ये एक तरीका होता था इन्वॉल्व करने का, आपकी एनर्जीज को रिसीव करने का, ड्रेन करने का, तो वो भी बंद कर दिया। तो अब आपका तो इम्पैक्ट मेरे पर रह ही नहीं गया ना, मेरी लाइफ पे बिल्कुल भी नहीं रह गया, जीरो रह गया। अब आप करते रहो जो कर रहे हो। रही बात ब्लैक मैजिक की, तो उसके लिए मैंने बहुत सारी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करी थी, उससे वो सारा काम हो जाता है। तो वो चीज़ें मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अब ये प्रैक्टिस करने से पहले मैं क्या देख रही थी कि इन्हीं लोगों के साथ ना मेरी जब मैं सो जाती हूँ तो मुझे ऐसा दिखता है कि मैं बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और जब मैं सोकर उठती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन फील होता है, मेरी हेल्थ ख़राब हो जाती थी। तो जब मैंने इस फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस किया ना, तो मैंने देखा कि वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। जो ड्रीम स्टेट में मुझे दिखाई पड़ता था ना, लड़ाई झगड़े, वो बंद हो जाते हैं। यहाँ पर जब मैंने पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया इनके किसी भी इशूज़ में, किसी भी ड्रामे में, किसी भी तरह का हेल्प सपोर्ट देना बंद कर दिया, तो ये एक्चुअली में इनका जो कंट्रोल मेरी एनर्जेटिक बॉडी पर होता था वो खत्म हो जाता है। अगेन जो आपकी बाउंड्रीज होती हैं वो आपको सेट करनी होती हैं। और अगर कोई आपसे वर्बली इंगेज होने की कोशिश कर रहा है और आपने उसको चुप कराना नहीं सीखा है, कि डिसरिस्पेक्ट की जगह नहीं, जो मेरी लाइफ में कभी नहीं थी, बट देन जो ये हेल्प के चक्कर में मुझसे कभी कभी इन्वॉल्व हो जाते थे, या फिर कभी लड़ झगड़ रहे हैं तो मुझे भाई कल को कोई मर ना जाए लड़ाई झगड़े में, तो मैं इन्वॉल्व हो जाती थी। तो वो मैंने बंद कर दिया। मैंने अगर ये कल मरते तो आज मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पता था ना, इतने टाइम तक देखा था ना कि ये वही लोग हैं जिनको जो बिना लड़ाई झगड़े के, दुष्टता के रह नहीं सकते हैं। और सामने वाला मेरे जैसा इंसान हर्ट होता है, ड्रेन होता है, और ये एज इट इज़ रहते हैं, इनकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे पता था मरने वाले तो ये नहीं है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद से इन्होंने लड़ना ही बंद कर दिया। आज 3-4 साल का दिन हुआ है, एक भी लड़ाई नहीं हुई है। तो यही बात मैंने आपको तब भी बताई थी, जो हाउ टू टेक योर पावर बैक फ्रॉम कार्मिक, जो भी लोग होते हैं आपकी लाइफ में, कि अगर आप इनके ड्रामे में पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे तो ये लड़ाई झगड़े करने की वजह से जो आपकी एनर्जीज को ड्रेन करते हैं वो भी बंद हो जाएगा। और क्या क्या इश्यूज हैं, किस किस तरह का इन लोगों का आपकी लाइफ पर कंट्रोल होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। जितना मुझे पता था वो मैंने बता दिया है। और मैंने एक चीज़ और प्रैक्टिस करी थी, जैसा कि अभी बैक टू बैक इश्यूज सरफेस पर आ रहे थे जब मैं इनर वर्क करना शुरू करती हूँ 2020 में, तो मैंने फॉर द टाइम बिंग ना बिल्कुल खुद को सेपरेट कर लिया है। मुझे किसी से कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं करनी है, ताकि मैं अपना इनर वर्क शांति से कर सकूँ। बाद में चाहे किसी को पनिश करना है, कोई लेसन सिखाना है, वो जब मेरा इनर वर्क कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं तब करूँगी। तो वो एक अलग लेवल की एनर्जी है। तो ये आप बिल्कुल कर सकते हो। फॉर द टाइमिंग खुद को सेपरेट कर लो, सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड हो जाओ। किसी भी तरह के ड्रामे में, किसी भी तरह के नेगेटिव इश्यूज जो लोगों की लाइफ में होते हैं, उससे खुद को सेपरेट कर लो। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस है, आपको भी यही करना है। आप खुले आसमान के नीचे बैठो, चाहे आपका बैल्कनी हो या फिर छत हो, जहाँ पर आप अकेले हो, कोई और नहीं है। इवनिंग का टाइम ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वहाँ पर बैठो, आंखें बंद करो, उस इंसान को आप दिल से माफ़ करो कि मैंने आपको माफ़ किया। माफ़ कर, तो आप उस इंसान को एक तरह से लेट गो भी कर रहे हो। तो वो एनर्जी जब आप एक बार रिलीज कर देते हो, और अगर आप फिर दोबारा से उस इंसान के साथ में आर्ग्यूमेंट में फंस रहे हो, लड़ाई झगड़ों में फंस रहे हो, तो फिर इस माफ़ी का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि गलत इंसान है तो वो आपको उल्टा सीधा कुछ ना कुछ बोलेगा, फिर आप हर्ट होगे, तो वो किसी तरह की माफ़ी नहीं होती है। तो इसका मतलब है ये प्रोसेस आपको पूरा फॉलो करना है। आप इस तरह से माफ़ करो उस इंसान को, और उसके बाद में फिर आप उस इंसान से कंप्लीट बाउंड्रीज मेंटेन करो कि उसके किसी भी इश्यूज में, किसी भी तरह की चीज़ें में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। अपनी इन्वॉल्वमेंट को जीरो कर दो। तो इसका यही छोटा सा प्रोसेस है। रही बात उन लोगों से माफ़ी मांगने की, सोल लेवल पर, हार्ट लेवल पर, जिनको आपने हर्ट किया, इंटेंशनली करा, अनइंटेंशनली करा, उसके लिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में चीज़ें शेयर करती हूँ। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।